देहरादून में आने के बाद कभी कभार साल में एक बार कुछ नाटक देखने के लिए सुनते थे। सिनेमा हमारे लिए सर्वसुलभ था। पिताजी ले गए तो उनके साथ हम फिल्में देखा करते थे। आपको महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस भी आदर्श लग सकते हैं, लेकिन वो जो सिनेमा के हीरो जिन्हें आप अक्सर देखते हैं और नए नए रोल्स में देखते हैं, नई नई भूमिकाओं में देखते हैं, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके फेवरेट हीरो कौन थे उस वक्त? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है दून फिल्म स्कूल के सिने टॉक्स में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं थिएटर जगत से श्री श्रीश डोभाल जी। डोभाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दून फिल्म स्कूल में। आप हमारे साथ थोड़े से इन लम्हे बिताने के लिए हमारे पास आए हैं। सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि सर ने 1984 में एनएसडी से पास आउट किया और फिर उसके बाद आप उत्तराखंड आ गए सर। और उत्तराखंड मतलब उस टाइम तो उत्तर प्रदेश था, और यहाँ पर आकर आपने 5 डिफरेंट ज़िले में शेलनेट को बनाया। फिर आपने वहाँ जब स्थापित कर दिया, फिर आप अगले 5 की तरफ बढ़े और फिर वहाँ पे शेलनेट को स्थापित किया। सो सर, ये जर्नी में इस तरह से मतलब एनएसडी की तरफ आना, थिएटर की तरफ आना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे आपने मतलब आपके अंदर ये कैसे आया? व्हाट वाज योर फीलिंग एंड टू जॉइन एनएसडी? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मैं थिएटर में कैसे आया या थिएटर में इंटरेस्ट कैसे मेरा बना। तो सबसे पहले तो यह है कि हम लोग थिएटर जो है देखना, देहरादून में रहते हुए या ऋषिकेश में रहते हुए, या मैं चंबा पौड़ी टिहरी गढ़वाल में भी रहा हूँ 3 साल, तो वहाँ रहते हुए थिएटर देखना तो मुश्किल था। रामलीला हम ज़रूर देखा करते थे। देहरादून में आने के बाद कभी कभार साल में एक बार कुछ नाटक देखने के लिए सुनते थे, तो वो मिल जाता था। लेकिन सिनेमा हमारे लिए सर्वसुलभ था। सर्वसुलभ इसलिए कि कभी घर वाले पिताजी ले गए तो उनके साथ हम फिल्में देखा करते थे, और जब थोड़े से बड़े हो गए तो फिर खुद भी देखना शुरू किया। और मतलब 10वीं क्लास या उसके बाद में तो फिर मतलब बाकायदा अपना अधिकार समझ के जाने लगे सिनेमा देखने। तो सिनेमा ने हमें ज़्यादा मोटिवेट किया था थिएटर के लिए, अभिनय के लिए। सबसे पहले तो एक्टिंग आपको अट्रैक्ट करती है, तो एक्टिंग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपको करती है, ख़ास तौर से जो छोटी जगहों में रहते हैं, बड़ी जगहों में रहने वालों को भी। लेकिन क्योंकि इसमें ग्लैमर होता है जी, ग्लैमर होता है, और आप देखते हैं स्टार्स को, फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस को, और बहुत अच्छे अच्छे रोल्स में, और बड़े मतलब ग्लोरियस मतलब ढंग से, ग्लैमरस ढंग से, है ना। तो उस तरह से जब आप उनको देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो है ना, आपको आदर्श वो ही लगते हैं। आपको महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस भी आदर्श लग सकते हैं, लेकिन वो जो सिनेमा के हीरो जिन्हें आप अक्सर देखते हैं और नए नए रोल्स में देखते हैं, नई नई भूमिकाओं में देखते हैं, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो सिनेमा आपके लिए सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल एक वो बन जाता है, ज़रिया बन जाता है जी। तो सिनेमा ने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था थिएटर में आने के लिए। उसके बाद देहरादून में आने के बाद थोड़ा बहुत थिएटर देखने का मौका मिला। फिर जब करने का मौका मिला तो मैंने जागृति नाम की संस्था में ज्वाइन किया, और ये तो अर्ली 70s में ही कर लिया था मैंने। अच्छा। उसके बाद फिर वातायन नाम की संस्था बनी, और कलामंच के साथ भी मैंने थोड़ा सा काम किया। तो इन संस्थाओं में काम करते हुए फिर धीरे धीरे हमें एनएसडी का नाम सुना। एक थिएटर वर्कशॉप हुआ था जिसमें बंसी कौल साहब आए थे, जो अभी नहीं हैं, स्वर्गीय बंसी कौल साहब। तो एनएसडी में प्रोफेसर रहने के बाद कुछ समय रहे और उन्होंने छोड़ दिया। तो उनको यहाँ संगीत नाटक एकेडमी यूपी ने भेजा। तो उन्होंने यहाँ सूरज का 7वां घोड़ा नाम का नाटक, जो धर्मवीर भारती जी के उपन्यास पर आधारित था, वो उन्होंने किया, और मुझे उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल यानी तन्ना का रोल मिला। अच्छा। वो मैंने किया पूरी शिद्दत के साथ में। तो धीरे धीरे रिकग्निशन मिलती गई कि हाँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, या ये लड़का थोड़ा सा ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब कुछ अच्छे रोल भी मिले, और कुछ नाटकों में काम किया, बैक स्टेज भी काम किया। मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ उसी डिसिप्लिन को और उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, जिसमें हमारे सीनियर्स बताते थे, उनको हमने फॉलो किया। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि एनएसडी में ट्राई किया, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। तो 1981 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट। ओके। अच्छा सर, कौन सा हीरो पसंद था आपको जिसे आप देख के
आपने बताया ना कि हीरो वो करता है, तो आपको किसने प्रोत्साहित किया, आपको लगा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ? आपके फेवरेट हीरो कौन थे उस वक्त? नहीं साहब, जब हम फिल्में देखा करते थे ना जी। तो अगर हमने संपूर्ण रामायण देखी या नवरंग नाम की फिल्म हाँ, देखी, नवरंग थी तो उसमें महिपाल थे हाँ, महिपाल देख रही एक्टर, जी तो हमें वो हीरो लगते थे, मतलब बड़े गजब के लगते थे। जी। देवानंद जी को देखा तो वो गजब के लगते थे। राज कपूर जी को देख लिया, या जब फूल खिले में उनको देखा, शशि कपूर जी को, जी। तो हम जिनको देखते थे वही हमारे लिए देवतुल्य होते थे। नहीं सर, चूंकि आपकी जैसे हाइट मतलब बहुत अच्छी है और नहीं, स्वर्ग से उतरे हुए जैसे देवदूत होते हैं ना, जी। हमारे लिए तो वो लोग वो थे। और मतलब कुछ भी हम करें, एग्जाम भी देने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिनेमा हमेशा हमारे साथ होता था राइट, किसी ना किसी रूप में। ओके। थोड़ी देर के लिए हम इधर उधर भटकते थे, लेकिन सिनेमा निश्चित ही ना एक रेगुलर, जिसे कहते हैं ना, एक प्रभाव डालने वाले एक फैक्टर की तरह से हमारे दिमाग में रहता था, पढ़ाई के साथ साथ भी। मतलब आप जब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे देहरादून में, तब आप थिएटर कर रहे थे जो आपने बताया अभी। जी जी। और फिल्में भी देखते थे। वो दौर अमिताभ बच्चन का भी था सर। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ इंग्लिश डेडिकेटेड इंग्लिश वो थे, थिएटर थे। जी जी। वो क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था? वो क्या था सर? इंग्लिश फिल्में यहाँ पे आती थी, कैप्री, जो कैप्री कॉम्प्लेक्स है ना, हाँ जी, कैप्री ट्रेड सेंटर इसमें चक्राता रोड पे जी, उसमें एक्सक्लूसिवली इंग्लिश फिल्में आती थी। अच्छा। और ओडियन सिनेमा था एक गांधी पार्क के मेन गेट के ठीक सामने। अच्छा। हाँ, वहाँ एक अलग किताबों की दुकान है और कुछ अलग तरह का मार्केट सा बन गया है। छोटा सा, सबसे छोटा सा, सबसे प्यारा सा हॉल वो बना था। अच्छा। और 70s में आपको मालूम है क्या रेट था वहाँ का? 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया। उस जमाने में 3 रुपए में तो कार वाले लोग बैठते थे। अच्छा। हम लोग तो मतलब बड़ा हिम्मत करके 2 रुपए वाले में, यानी कि मिडिल वाले में बैठते थे। आगे वाला थोड़ा ज्यादा होता था। और अंग्रेजी फिल्में तो स्क्रीन वाइड स्क्रीन की होती थी, सिनेमा स्कोप वाली। अच्छा जी। और उन दिनों तो सेलुलाइट का जमाना था, तो मशीनों पे चलती थी वो, आजकल की तरह डिजिटल नहीं था प्रोजेक्शन जी। तो वो अलग ही माहौल था। उसके अलावा भी कभी कभी संडेज को कुछ पुरानी फिल्में दिखा दी जाती थी। बंगला फिल्में आती थी ओरिएंट में या प्रभात में। अच्छा, मतलब मल्टीलैंग्वेज फिल्में भी बिल्कुल चलती थी। और ये पायल या पता नहीं कौन सा जो उसके पीछे वाला जो सिनेमा हॉल था, वहाँ पे भी मतलब हमने डेविड लीन की फिल्म देखी। अरे वाह। ये लेट 70s की बात है। तब हमें पता लगा कि माय गॉड, हम तो थिएटर करते हैं, ये रियलिस्टिक एक्टिंग भी हो रही है। हमने सुना था रियलिस्टिक एक्टिंग के बारे में, करते हुए देखा भी था। लेकिन उस फिल्म को मैंने दोबारा देखा फिर 1-2 दिन के गैप के बाद, मॉर्निंग शो में 9:30 बजे से शुरू होती थी। अच्छा। तो उनकी रायंस डॉटर, डेविड लीन की, मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स, जिनको 2-3 बार ऑस्कर मिले हैं उनकी फिल्मों को। तो इस तरह से फिल्मों से मोटिवेशन हमारा थिएटर के लिए हुआ। क्योंकि थिएटर हमारी रीच में था। थिएटर देखने के लिए, करने के लिए उतना नहीं था। सिनेमा देखने मतलब देखने के लिए हमारी उसमें था, रेंज में था कि ओडियन बड़ा छोटा सा और प्यारा सा सिनेमा हॉल था। और उसमें बड़ी अच्छी जेंट्रीज आती थी। और उन दिनों माधुरी नाम की एक मैगजीन निकलती थी, जो फिल्म फेयर का आगे चल के हिंदी वर्जन था। हाँ, जो बाद में वो फिल्म फेयर के नाम से हिंदी में छपने लगी थी। बाद में फिर जो भी हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो उसमें हम पूरा पढ़ा करते थे, तो हमें जानकारी होती थी कि आने वाली जो अंग्रेज़ी फिल्में हैं भारत में जो रिलीज़ हो रही हैं, उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती थी। तो कुछ जानकारी उनसे मिलती थी, तो हम अंग्रेज़ी फिल्में देखने चले जाते थे। अंग्रेज़ी तो समझ में आती नहीं थी, उसका तो बस खाली विजुअल देख के ही हम समझ पाते थे। और कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में, कुछ सेंटेंस तो आ ही जाते थे ले दे के। तो होता क्या था कि हम अंग्रेज़ी फिल्में भी देखा करते थे। समझ में आए ना आए, वॉर फिल्में, उन दिनों मेरा आर्मी में जाने का बड़ा एक इच्छा थी जी। लेकिन तो वॉर फिल्में हम सारी देखते थे, जो भी हमारे सामने आती थी। और कुछ अच्छी फिल्में जिनको ऑस्कर वास्कर मिले होते थे, या कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिले हैं, उनको भी हम देखा करते थे। और ये फिल्म जो मैं बता रहा हूँ, रायंस डॉटर, डेविड लीन साहब की, ये पायल या उसके पीछे एक था सिनेमा हॉल, उसमें हमने देखी थी। छायादीप। हाँ, छायादीप में मॉर्निंग शो में एक शो चलता था उसका, छायादीप में अंग्रेजी फिल्म। हाँ, अंग्रेजी फिल्म। तो वहाँ जाके हमने, किसी ने कहा कि अच्छी फिल्म है देख लो, तो हमने देखी।
तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। 2 दिन के बाद मैंने कहा अब तो ये बृहस्पतिवार को आखिरी शो है, तो मैंने फिर वो फिल्म दोबारा जाके देखी। और उस फिल्म को देखने के बाद मुझे रियलिस्टिक एक्टिंग से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। हालांकि वो उनकी बहुत बढ़िया फिल्मों में से तो नहीं कही जा सकती है, ऑस्कर उसको नहीं मिला था, लेकिन मुझे उसने बहुत प्रभावित किया। उसके बाद और फिल्में भी देखी उनकी, मतलब पैसेज टू इंडिया जैसी फिल्म, हाँ कई बार देखी है वो। और लॉरेंस ऑफ अरेबिया है ना, ब्रिज ऑन रिवर क्वाई है ना, तो बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। और डॉक्टर जिवागो जैसी फिल्में उनकी रही हैं। तो खैर उसके बारे में बाद में उनको, अब तो यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, तो अब हमें बहुत सारी सुविधाएं मतलब मिल जाती हैं जानने की, देखने की और समझने की भी, है ना। अब इतने सारे फिल्म स्कूल्स भी खुले हुए हैं यूट्यूब में मुफ्त में, जो आपको बहुत सारी गाइडेंस देते हैं। पहले क्या था कि हमें कौन सी किताब मिलेगी, और आप अगर कुछ हमें बता रहे हैं फिल्म के बारे में तो हम मुंह खोल के बेवकूफ़ों की तरह सुनते थे। हाँ, जो वो बोल रहे हैं वो सच है, और फिर उसके बारे में उसको ढूंढना। मतलब थिएटर के बारे में एक बार किसी ने बताया, एक बंगाली दादा ने बताया कि साहब उनके पैरों में मतलब वो जो था नसों में वो खिंचाव आया एक्टर के। अच्छा, अरे कहाँ दिख रहा है भैया, दर्शकों को थोड़ी दिख रहा है। लेकिन उन्होंने बात कही तो हमने बड़ी गंभीरता से लिया। मतलब सारी चीज़ों को गंभीरता से लेना, हर चीज़ को ने पागलपन की तरह से मतलब देखना और उसको प्यार करना। जैसे मतलब खुदा के दर्शन हुए हैं या खुदा के किसी मतलब पैगंबर ने आके हमें कुछ बताया हो, तो हम उस श्रद्धा के साथ चीज़ों को सुनते थे। और तब जाके हम एनएसडी गए। मैं मेरे ख्याल से 14 प्लेज में या 16 प्लेज में मैं पार्टिसिपेट कर चुका था तब एनएसडी से पहले। हाँ, कुछ में एक्टिंग और 3 प्ले मैंने डायरेक्ट भी किए थे। अरे वाह। तब मैं एनएसडी गया। तो जो ज़्यादा काम करने के बाद जाता है या मतलब सीखने जाता है, वो थोड़ा सा उसका एक बैकग्राउंड होने की वजह से वो बेहतर ढंग से कर पाता वो फिर सीखता है और वहाँ पे उन चीज़ों को पकड़ पाता है। आजकल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के लिए तो लोग बहुत फिल्में करके जाते हैं, शॉर्ट फिल्में बनाई भी हैं, असिस्ट भी किया है अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को, उसके बाद उनका एडमिशन होता है। तो आप देखिए ना कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल रहा है, कंपटीशन भी हो रहा है, और हमें मतलब एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि कैनवास मिल रहा है, जो हमें आसानी से मिल रहा है। बिल्कुल, पहले नहीं मिलता पहले तो किसी ने कहा, कहानी पढ़ी, फिर आपके विजुअल्स बन रहे हैं। हम प्रेमचंद के फैन थे जी। तो प्रेमचंद ने हमें इतना इम्प्रेस किया है कि हमने जब सत्यजीत रे की फिल्म देखी ना, शतरंज के खिलाड़ी, तो हमें मजा नहीं आया। क्योंकि हमारे दिमाग में जो प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी जो इमेज बनी हुई थी, जो आपके पास वो मतलब सत्यजीत रे को बड़े बड़े अवार्ड्स मिले थे, बाफ्टा का और पता नहीं कौन कौन सा, इंग्लैंड वगैरह में, यूके में, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया। एक पत्रकार थे नेत्र सिंह रावत, उन्होंने लिखा था कि ये नज़र का खोट है। अच्छा, मतलब सत्यजीत रे के बारे में कि सत्यजीत रे का ना अंग्रेजों के प्रति वो जो होता है ना, हाँ, उस तरफ आक्रोश वो नहीं है। हाँ, उनका जो है उनका रुझान उस तरफ था, उनका रुझान जो आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए ही था। उनके लिए जो एक मतलब सोशल जो चल रहा था ना एटमॉस्फेयर, जी जी, है ना, उनका सही कह रहे हैं, सही उसके लिए उनका कतई नहीं था। तो ये बात उन्होंने कही थी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रभावित करती थी हमें, कि सत्यजीत रे को भी कोई क्रिटिसाइज कर सकता है। सत्यजीत रे तो मतलब बहुत उस टाइम बड़ी हस्ती माने जाते थे। तो सत्यजीत रे तो बहुत बड़े हो चुके थे उस तक। तो खैर अभी मैं आपका दूसरा प्रश्न लेता हूँ। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप एनएसडी गए और एनएसडी से जब आपने वापसी की, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपने देहरादून का रुख ना करके आप अपने होम टाउन गए और आसपास के जिलों में जाके सेलनेट का स्थापना किया आपने। तो वो आपने ड्यूरिंग द कोर्स सोच लिया था कि मुझे अब अपनी जो लाइफ है वो डिवोट करनी है थिएटर के लिए, या क्या, कैसे आपने ये निर्णय लिया कि मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा इस चीज़ को? ये एक्चुअली एनएसडी जाने से पहले ही मैंने तय कर लिया था। अच्छा, कि मैं इस अप्रोच के साथ एनएसडी के बाद काम करूंगा। जी। हुआ क्या कि प्रसन्ना जी जो IITN हैं, जिन्होंने बाद में फिर IIT कंप्लीट करने के बाद में एनएसडी में एडमिशन लिया, तो वो हमसे कई साल सीनियर हैं, हमारे गुरु समान ही हैं, हमने उनके डायरेक्शन में काम भी किया है, और वो मुझे बड़ा स्नेह भी करते हैं, वो एक अलग मामला है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो उन्होंने एक संस्था बनाई थी इमरजेंसी के दिनों में। अच्छा, तो उसकी उन दिनों जब हम एनएसडी में पढ़ रहे थे तो सुना था कि उसकी 25 शहरों में ब्रांचेज हैं।
अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। ओके। तो मैं तो 10 ही बना पाया उत्तराखंड वाले उसमें ना, जो पहले यूपी था जी। बाद में फिर धीरे धीरे उत्तराखंड भी बन गया। मतलब बन गया। तो देखिए इस तरह से लोग आपको प्रभावित करते हैं जी। और इस तरह से आपका जो है ना मतलब कार्य क्षेत्र कहिए या मतलब अप्रोच कहिए वो आपकी बनती है। ओके। तो प्रसन्ना जी ने मुझे इस तरह से प्रभावित किया और मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही काम करूँगा। ओके। और फिर ग्रुप का नाम रखा शैल नट। शैल दोनों संस्कृत के शब्द हैं जी। शैल माने पर्वत, नट माने कलाकार। आपका मतलब वाइडर वो लोगो भी आपका पर्वत वाला ही था। हाँ वो पर्वत वाला ही पर्वत है। वाला जी, है। वो अवधेश कुमार जी ने डिज़ाइन किया था। ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, जी। बहुत अच्छे रंगकर्मी, बहुत अच्छे नाटककार। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। अच्छा। और कहानीकार तो थे ही, वो कवि थे बहुत अच्छे। ओके। वो बल्कि तार सप्तक जो अज्ञेय जी का था उसके चौथे में पहले कवि थे अवधेश कुमार। क्या बात। एंड ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज अराउंड 20 दैट टाइम। ओके। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमारा संपर्क हुआ तो उनको हम बड़े ध्यान से सुनते थे, वो हमें कभी डांट भी देते थे, है ना। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता था। आज भी अगर मुझे कुछ साल पहले हमारी एक टीचर ने जो हमारी डायरेक्टर भी रही हैं, उन्होंने मुझे डांटा किसी बात पे, तो ये बात मैंने कई लोगों को बताई कि आज मैम ने मुझे डांटा। अच्छा। ये भी कहाँ। हाँ। सीनियर की डांट तो बहुत जरूरी होती है। जी। और प्रसन्ना जी का मैं पाँव छू रहा था, उनका नो डोंट टच माय फीट, जैसे आप मना करते हैं मुझे। उन्होंने हाँ नहीं उन्होंने मुझे डांटा नहीं, वो किसी बात पे नाराज भी थे मुझसे। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है, कईयों को बताना पड़ता है कि आज हमें हमारे गुरु ने हमें डांटा। मतलब हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें डांट भी पड़ रही है, भले हम नालायक हैं वो एक अलग बात है। सही। सर कमाल की चीज़ ये है कि जैसे मैं जब थिएटर कर रहा था यहाँ पे आके और मैंने आपके बारे में सुना और मुझे पता था कि बहुत खतरनाक और बहुत जुझारू थिएटर है यहाँ पे, और मैं वातायन में पहले जुड़ा और फिर मैं एक नया ग्रुप बनाया गया, अनुभव उसमें था। पर आपकी जर्नी बिल्कुल टोटली, आप लोगों ने तो मतलब थिएटर को स्टार्ट किया है, मतलब उसकी रूट्स को उत्तराखंड की रूट्स तक पहुंचाना, और आपके अंडर में इतने सारे आर्टिस्ट जो इस वक्त बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं या डिफरेंट पार्ट्स में काम कर रहे हैं। तो हाउ डू यू फील कि अभी थिएटर के उस मुकाम तक पहुंच चुका है, या अब जिस तरह से OTT या दूसरे चैनल्स आ चुके हैं उसमें थिएटर कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखता है? तो व्हाट इज़ योर प्लान? अब क्या प्लान है आपका इसका, क्योंकि आपने इसकी रूट्स को ऊपर तक पहुंचा दिया और अब वहाँ से नीचे तक आ ही रहे हैं आर्टिस्ट बनने के लिए लोग। देखिए आपका जो सवाल है ना, इट्स ए चेन ऑफ क्वेश्चंस। जी जी, कई क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मतलब मेरे बारे में एक थोड़ा सा आपका ये भी इम्प्रेशन रहा होगा उस टाइम, स्ट्रिक्ट थे आप, कि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। अभी भी हैं? तो अब थोड़ा सा ज़रा उम्र के हिसाब से नहीं सर, आप स्ट्रिक्ट, जो मैं मानता हूँ कि आप स्ट्रिक्ट उसके लिए हैं कि आप जब काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसे आप सही से कीजिए। जो मैंने आपको नोट किया है, मैंने पहला जब आपका नाटक देखा था अष्टावक्र, जो मैं आपको बता भी रहा था, और मैंने जो उसका प्रेजेंटेशन देखा था, वाओ दैट वाज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो फिर तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। वो दरअसल हमारी संस्था शैलनट का नाटक था, उसको SP मंगाई साहब ने डायरेक्ट किया था। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ी थी, डिज़ाइन मैंने किया था पूरा का पूरा, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा सा इनपुट्स तो मेरे होते ही हैं। और फिर जब मैं हूँ तो डिसिप्लिन के साथ तो काम होना ही चाहिए, क्योंकि हमने अपने गुरुओं से अगर अनुशासन सीखा है तो हम भी उसी तरह से कोशिश तो करेंगे ना कि करें, और फिर अनुशासन से अगर हम काम करेंगे तो मैक्सिमम यानी ऑप्टिमम आउटपुट मिलता है। आप बिल्कुल सही बात, आप मतलब बेस्ट अपना दे पाते हैं अगर अनुशासित होकर काम करें। अनुशासन में नहीं होंगे या रेगुलर नहीं होंगे, पंक्चुअल नहीं होंगे, तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ना डाइल्यूट होने लगती धीरे धीरे हो जाती है और कम होने लगती है क्वालिटी जो है। तो क्वालिटी कम क्यों हो? वैसे ही हम लोग दरिद्र हैं, दरिद्र मतलब पैसे से, रिसोर्सेज से, दूसरी और चीज़ों से कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है। वो तो हम अपने आप ही अमेच्योर थिएटर। मैं एक बात और बता दूं कि अमेच्योर थिएटर इंडिया का दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर, और अमेच्योर थिएटर ही असली थिएटर है इंडिया का। प्रोफेशनल थिएटर तो मुश्किल से 10% है ना, और 10% को बहुत सारी मतलब सुविधाएं मिलती हैं, पैसा भी वापस मिलता है, और कई लोगों को ग्रांट मिलती है सरकार से भी और दाएं बाएं से भी, बाहर से भी, मतलब फॉरेन कंट्रीज से भी। तो वो एक तो अमेच्योर थिएटर जो है, अमेच्योर थिएटर में मतलब सुविधाहीन लोग आते हैं, रिसोर्सलेस
कंडीशंस में वो लोग काम करते हैं, कोई उन्हें मतलब सपोर्ट नहीं होता है, फिर भी कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलता है, तब वो काम कर पाते हैं जी। तो जो आपका अमेच्योर थिएटर है यानी अव्यावसायिक रंगमंच, वही हमारे भारत का असली रंगमंच है, ऐसा मेरा विश्वास है जी। और वो उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड में क्या, सभी जगह, सारी जगह है। वो बड़े शहरों में मतलब कुछ रेपर्टरी कंपनीज हैं, या साउथ में या बंगाल में, वहाँ पे थोड़ी रेपर्टरी कंपनीज का फैशन है। फैशन का मतलब एक रिवाज है, और वहाँ एक पहले से थिएटर काफ़ी एडवांस्ड मतलब स्थिति में रहा है। ठीक। हम लोग धीरे धीरे हमने स्लो एंड स्टडी काम किया है, और अभी भी हम कर ही रहे हैं। मतलब मैं उत्तराखंड के संदर्भ में अगर कहूँ कि हम लोग अभी भी बहुत स्लो हैं, और क्वालिटी वाइज हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ हमें पहुँच जाना चाहिए था। कुछ वर्ष ऐसे रहे, जैसे एक दशक से मिड 70s से मिड 80s तक, ये हमारे यहाँ का गोल्डन पीरियड देहरादून शहर का माना जाता है थिएटर में। तो वो बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन आज भी कई लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छुटपुट हो पाता है, रेगुलर काम नहीं हो पा रहा है। और सरकार की तरफ से ना रंगमंडल यहाँ पे एक बना था, जब उत्तराखंड बना 2002 या 3 में बना, और रंगमंडल ने केवल एक नाटक किया, वो भी मेरे जिद करने पे 2007 में जी। उसके बाद आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। और नाम है रंगमंडल। रंगमंडल के एक इंचार्ज थे, वो भी बेचारे रिटायर हो गए पूरी सर्विस सेवाएं देके। ठीक है, तो आप देखिए ना कि इस तरह की स्थितियों में कैसे काम हो सकता है। दूसरी बात, आपके सवाल तो बहुत सारे थे, मैं बीच में फिर हाँ, मैं एक अभी बीच में आपने साउथ का जिक्र किया, तो मुझे एकदम अचानक याद आ गया कि आपने कई प्लेज भी वो किए हैं, मतलब ट्रांसलेट किए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। सर, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? किस तरह से, मतलब कैसे साउथ की लैंग्वेजेस में डायरेक्ट भी किए, ट्रांसलेट भी किए, व्हाट इज दैट? हाँ, वो ट्रांसलेशन तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, डायरेक्शन अलग है। तो मैं पहले ट्रांसलेशन की बात करता हूँ कि मैंने लगभग 20, 21, 22 नाटकों का ट्रांसलेशन किया है, छोटे बड़े सभी मिला के। उनमें से 2 तो मैंने मतलब एक गढ़वाली से और एक हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। अच्छा जी। और सभी को मैंने अंग्रेजी से या किसी अन्य भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया है जी। ओके। और एक कन्नड़ नाटक को भी हिंदी में ट्रांसलेट किया है, लेकिन वो किसी अन्य के सहयोग से जी। तो इस तरह से मेरे ऐसे 20, 22, 23 नाटक होंगे जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं। तो ट्रांसलेशन करते समय ना विशेष रूप से मेरा जो मतलब पूरा जोर रहता है, जो मतलब फोकस रहता है, वो रहता है कि एक्टर जब बोलेगा तो उसको कोई दिक्कत ना हो। ओके। इंग्लिश में हमने पढ़ा है, वो चाहे फ्रेंच का नाटक हो या रशियन हो या ब्राज़ीलियन हो या अफ्रीकन हो, है ना, उसको जब हम हिंदी में लिख रहे हैं तो सरलता और सहजता के साथ बोलने में सुविधा हो एक्टर को। ये नहीं कि मैंने तो लिख दिया, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया, बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन है, मतलब लिटरल, लेकिन वो लिटरल नहीं चाहिए। वहाँ उस एक्टर के एंगल से एक्टर के एंगल से ही मैं सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करता हूँ, तो वो थोड़ा सरल और वो सहज हो जाता है, डायलॉग बोलने में उसे इजी लगता है। और दूसरी बात है, आपने भाषा की बात करी, डायरेक्शन की, तो मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी मिली है, यानी कि अवसर मिला है भारत की 15 भाषाओं में नाटक डायरेक्ट करने। 15 और जिनमें से 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, उनमें से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तो कन्नड़ भाषा में थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रहा था। कन्नड़ को कैसे कर लिया? इतना डिफिकल्ट है वो? कन्नड़ भाषा में मैंने 7 नाटक डायरेक्ट किए हैं, 7 प्लेस। और आप उसको मतलब डायरेक्ट कैसे करते थे उस? नहीं, डायरेक्ट में मतलब उसमें ज़रूरी था कि मतलब मेरे पास या तो हिंदी में स्क्रिप्ट हो, है ना, अच्छा, या इंग्लिश में हो, ओके, है ना, या कोई हेल्प कर रहा हो लगातार, तब जाके बात बनती थी, वरना मैं वो डिटेल्स कैसे दे पाऊंगा एक्टर को? वो जो मतलब जो बहुत बारीक जो काम है वो कैसे करा पाऊंगा? अच्छा। तो स्क्रिप्ट तो मेरे पास होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो मैंने उन्हीं प्लेस को लिया जो प्ले मेरी रीच में थे। ओके। या तो मैंने ट्रांसलेट करवाए वहाँ करने के लिए कन्नड़ में, ओके, या कन्नड़ में जो थे उनको मैंने किसी ने हिंदी में मेहरबानी करके कर दिया। अच्छा। तो उनको ये मज़ा आ गया कि उनके नाम से एक ट्रांसलेशन हो गया। तो इस तरह से चीज़ें हुई है। तो या इंग्लिश में जो अवेलेबल थे, कन्नड़ में मान लीजिए मैं कन्नड़ में बोल रहा हूँ और आपको एक्सप्रेशंस कुछ चाहिए, आप हिंदी के हिसाब से कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक्स अगर बाय द वे कोई जैसे स्टूडेंट इसको देख रहा है तो, और वो डिफरेंट लैंग्वेज का प्ले या फिल्म डायरेक्ट करने वाला है, तो आप उसे वो टिप्स
कौन सी देना चाहेंगे कि वो इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम हाँ करने डिफरेंट से लैंग्वेजेस में काम करने के देखिए, आपके पास स्क्रिप्ट है ना जी स्क्रिप्ट आपके अपनी लैंग्वेज यानी कि जो आप समझते हैं, जो आप समझते हैं हिंदी अंग्रेजी या जो भी जी है ना, वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, पूरी डिटेल्स उसकी कैरेक्टर की जानते हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं, तो एक्टर को आप उसी ढंग से डायरेक्ट करेंगे, चाहे वो अन्य भाषा का ही क्यों ना हो। जी ठीक। मान लिया आप फ्रेंच फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और आपके पास स्क्रिप्ट अपने हिंदी या इंग्लिश में है जो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो आप पूरी डिटेल्स जानते हैं, तो एक्टर को आप मतलब बताएंगे, और एक्टर अगर आपकी बात नहीं समझ रहा है तो इंटरप्रेटर जी उनको बताएगा, लेकिन आप एक्टिंग तो देख रहे हैं ना कि ये एक्टिंग सही हो रही है या वो नहीं निकल पा रहा है, अगेन यू विल टेक अनदर टेक है ना, ठीक, वो अच्छा नहीं रहेगा तो फिर से आप काम करेंगे। तो इस तरह से काम किया जा सकता है, और ये डिपेंड भी करता है कि डायरेक्टर और एक्टर के रिलेशनशिप पे। अगर डायरेक्टर सेंसिबल है तो किसी भी तरह से वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएगा और अच्छे इफेक्टिवली कर पाएगा। ग्रेट। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप डायरेक्शन देते हैं, किसी एक्टर को डायरेक्ट करते हैं या एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो आपको सबसे पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनकी कमियों कमज़ोरियों को भी समझना ज़रूरी है, ठीक। और तब जाके आप उनको बेहतर ढंग से उनसे बेस्ट निकलवा पाएंगे। ठीक। मतलब हमें बेस्ट डायरेक्शन नहीं देना है, बेस्ट एक्टिंग निकलवानी है उनसे, एक्टिंग निकलवानी, तब हमारा काम अच्छा माना जाएगा ना। जी जी जी। वरना हमने तो कह दिया, उससे बात नहीं बनेगी। ठीक ठीक। अच्छा सर, जो आजकल हो रहा है फिल्मों में, जी, पहले जैसे हम लोग थिएटर की तैयारी करते थे तो एक महीने की कुछ वर्कशॉप होती थी, जो आप हमें स्क्रिप्ट दे देते थे, फिर हम पढ़ते थे, और उस पढ़ते फिर हम उसको डायलॉग्स हमारे रट जाते थे, एक तरह से हमारी लाइफ में आ जाते थे वो हमारे नॉर्मल, फिर हमारी स्क्रिप्ट हट जाती थी, हम डायलॉग्स बोल रहे होते थे। अब वो चीज़ फिल्मों में आ गई है, और फिल्मों में भी उसी तरह से करने लग गए हैं, तो वो कितना सहयोग करता है किसी एक्टर को इस तरह से जो ये वर्कशॉप के थ्रू जाना, जो आजकल बॉलीवुड में या फिर साउथ इंडिया फिल्म में जब जैसे, क्योंकि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुके हैं, मतलब आप वर्कशॉप लेने जाते ही रहते हैं, तो ये वर्कशॉप का जो आप लेते हैं इसमें ये चीज़ें तो वो कैसे उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थिएटर से उन्होंने एक आइडिया लिया, सिनेमा ने, और सारे डायरेक्टर नहीं, कुछ डायरेक्टर्स, कमर्शियल फिल्मों में बहुत कम होता है ये, अच्छा जी, लेकिन कुछ जो आर्टिस्टिक डायरेक्टर होते हैं या कुछ पार्ट्स के लिए, जैसे बच्चों के साथ काम करना है तो बच्चों के साथ अलग से कुछ दिन काम किया जाता है ताकि उनको थोड़ा सा अभ्यस्त किया जाए एक्टिंग करने के लिए, या जो कहा जा रहा है उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले जो मतलब ये आया है, पहले तो हम थिएटर की बात कर लें। थिएटर में क्या होता है कि सबसे पहले आप रीडिंग करते हैं, प्ले को, कहानी को समझते हैं, बेसिक कहानी को, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से एक दो बार रीडिंग करने के बाद डिस्कस करते हैं एक्टर्स के साथ में, जो भी परफॉर्मर्स हैं, डायरेक्टर उनके साथ करता है, राइटर अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपस में ही हम लोग मिलके बात करते हैं। ठीक। उसके बाद में एक्टर्स भी अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखते हैं साथ में, फिर कास्टिंग होती है, तो कास्टिंग भी कई बार तो डायरेक्टर खुद करते हैं और कई बार एक्टर्स पे छोड़ देते हैं, बेटा तुम ही करो कास्टिंग, जो तुम्हें पसंद आ रहा है, हाँ नहीं तुम्हें जो सूटेबल लग रहा है कि जो तुम उसमें निकाल पाओगे नहीं, तो उसमें कोई बेईमानी नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी लोग प्रपोज करते हैं एक एक एक्टर के लिए कि इसके लिए ये सूटेबल है, ये सूटेबल है, अपने ही ग्रुप में से जी। तो उससे क्या होता है कि एक बेहतर ढंग से कास्टिंग निकल के आती है। ठीक है, कोई बहुत मतलब उस तरह का केस हो, एक्सेप्शनल केस हो, तो उस केस में मतलब डायरेक्टर भी इंटरप्ट कर लेता है। तो ये तो हुआ, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं जी। मतलब जो आपको कैरेक्टर मिल गया है उस पर आप काम करेंगे, पहले तो स्पीच पे काम करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, स्पीच पे काम करेंगे, स्पीच अच्छी होगी, उस डायलॉग के क्या वेरिएशन हैं, उस कैरेक्टर के क्या वेरिएशन है उसके अनुसार, और किसके साथ बातचीत हो रही है, फिर आप दोनों डायलॉग भी बोलना शुरू करेंगे और उसी प्रोसेस में याद करना भी शुरू कर देते हैं लोग। और याद करने के बीच में आपकी ब्लॉकिंग होती है, यानी मूवमेंट्स तय होते हैं, और उसके साथ साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक्टर भी और डायरेक्टर भी। डायरेक्टर का काम भी आगे बढ़ता है। तो कई डायरेक्टर ऐसा करते हैं, जैसे अगर आप चाहें कि मेरा क्या प्रोसेस है, हाँ मैं आपका ही प्रोसेस जानना जी हाँ, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो कहानी को अच्छी तरह समझ लिया, कास्टिंग हो गई, और उसके बाद एक्टर्स को स्पीच वर्क करा देना। ओके, हाँ, जब स्पीच वर्क ठीक ठाक उनका सेटिस्फैक्ट्री हो जाए तब याद तो उसी बीच वो कर ही रहे हैं,
उसके बाद फिर उन्हें और डिटेल्स देनी है। जी। और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक रफ स्केच बना लेते हैं पूरे नाटक का, मतलब सबको याद हो गया है, कंप्लीट ब्लॉकिंग हो गई है जी। और हम लोग रन थ्रू रिहर्सल करने लगे। रन थ्रू मीन्स बिना रुके। बिना रुके हुए। हाँ, कहीं कहीं ज़रूरत है तो हम बीच में प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं जी। कोई अटक रहा है, रुक रहा है, लेकिन हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम सीधे शुरू से आखिर तक नाटक कर सकें। जी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि तब मैं या मतलब मेरे जैसे अन्य साथी लोग भी नोट्स लेते हैं। जी। तो जब आप पूरे इन्वॉल्व होकर काम कर रहे होते हैं ना, बिना इंटरप्शन के, तो आप पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करते हैं और एक्टर ना अपना ज़्यादा इनपुट देता है रिहर्सल्स में भी। तो जो हम नोट्स ले रहे हैं वो नोट्स उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। शुरू से आखिर तक आप करिए या एक सीन कर लीजिए, फिर हम आपको नोट्स देंगे। तो उससे क्या होता है कि वो अनइंटरप्टेड काम करता है, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता है। उसके बाद जब उसे नोट्स मिलते हैं तो उसको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ सही है, या वो पूछना चाहता है कि ये क्यों या कैसे, तो वो भी डिस्कशन हो जाता है। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा बेहतर इसलिए होता है कि आप थोड़ा सा बेटर आउटपुट निकालते हैं और थोड़ा सा फ्रैंकली डिस्कस भी कर पाते हैं अपनी कमियों कमज़ोरियों को, या दूसरे की मतलब डायरेक्टर एक्टर की कमियों को भी बता पाता है। और हम एक दूसरे की कमियों को भी देखते रहते हैं और उनके जो को एक्टर्स हैं उनके साथ। तो ये एक जो प्रोसेस है ना, ये एक तरह से कोऑपरेशन वाला होता है। अच्छा। हाँ, सबका कोऑपरेशन वाला जो काम होता है उसमें क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब डायरेक्टर ने अपने ढंग से काम किया तो मान लिया उन्होंने 100% दे दिया, लेकिन जब सब लोग मिलके काम करेंगे तो 125% जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी एनर्जी 20-25% ज़्यादा बढ़ जाएगा जी आउटपुट में। ठीक। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो इस वक्त हमारा देख रहा है पोस्ट ग्रेजुएट और वो किसी फिल्म को एडॉप्ट करना चाहता है थिएटर में, तो उसका क्या प्रोसेस करना चाहिए उसे? व्हाट इज़ हिज प्रोसेस? मतलब फिल्म को थिएटर में जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने अपने कॉलेज टाइम में रोशोमोन देखा था। वहाँ के से कोई ये मैं बताऊं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हमारा 4th सेमेस्टर शुरू हुआ, मतलब 3rd पूरा होने के बाद 4th। तो हमारा पहले से शेड्यूल था कि एक जापानीज विद्वान आदमी थे, वो कैंसस यूनिवर्सिटी यूएसए में प्रोफेसर थे। तो वो हमें 2 महीने का वर्कशॉप देने और एक प्रोडक्शन करने के लिए आए हमारे साथ। तो उन्होंने हमें थिएटर की सारी फॉर्म्स, जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स थी, जो एक्सरसाइजेज वगैरह में इस्तेमाल होती थी, इवन वहाँ की जो मार्शल आर्ट्स थी वो भी हमने सीखी। मतलब वहाँ की स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी, है ना, वहाँ की दूसरी और चीज़ें जो हो सकती थी वो भी हमने थोड़ी मतलब ABC ताकि एक जानकारी हो। तो वहाँ की थिएटर फॉर्म्स, मतलब जैसे नो और कबूकी विशेष रूप से उनके बारे में स्टडी किया। थोड़ी बहुत जानकारी तो थी हमें, लेकिन उन्होंने जब बताया तो वो विस्तार से था और उनके पास स्लाइड्स भी थी। उन दिनों ये वीडियो का उतना ज़्यादा ज़माना नहीं था, तो स्लाइड्स में हम लोग देखते थे, फोटोग्राफ्स देखते थे, तो हमें बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि बड़े चमत्कृत होकर हम प्रभावित होते थे। सिर्फ एक स्टिल फोटो देख के ही आप पता नहीं कितना कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी वीडियो से ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता था वो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि उन्होंने हमें फिर नाटक करवाया रशोमन। तो रशोमन उन्होंने अकीरा कुरोसावा की एक फिल्म है जिसको पहली बार मतलब बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर मिला था जापानीज फिल्म जी। और रशोमन आप जानते हैं किस तरह की फिल्म है जी। तो रशोमन फिल्म को उन्होंने अडेप्ट किया था, चूँकि वो जापान के थे तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कराने के लिए रशोमन को अडेप्ट किया जी और करवाया, या मतलब जो भी था। और उसका फिर हिंदी ट्रांसलेशन हमारे लिए, क्योंकि एनएसडी में एक रूल था कि सारे नाटक हिंदी में ही होंगे, इंग्लिश में नहीं। ओके, कुछ भी हो, चाहे विदेशी स्टूडेंट होगा वो भी हिंदी में ही करते थे। हाँ, अन्य भाषाओं के, कितनी भाषाओं के लोग आते हैं, तो वो हिंदी का एक रूल बन गया था और वो बहुत अच्छा भी था कुछ हद तक। ठीक। नेशनल इंटीग्रेशन से लेके एक प्रैक्टिकल मतलब सुविधा भी होती थी उससे जी। तो उसमें हमने ये रघुवीर सहाय साहब जो बड़े प्रसिद्ध कवि और पत्रकार थे, लेखक थे, उन्होंने हमारे प्ले को ट्रांसलेट किया था। अरे वाह, रशोमन को। और जाहिर है ट्रांसलेशन बहुत ही स्मूथ था, अभी भी मिलेगा आपको। हाँ, वो है, अवेलेबल है। हाँ जी। तो आप देखिए कि उन्होंने ट्रांसलेट किया, तो मुझे जो मतलब उसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट रोल थे ना,
इम्पोर्टेंट रोल तो सारे थे उसमें। हाँ, उसमें मतलब तो उसमें, एक कहानी के 3 वर्जन थे, जी, है ना? एक तो उसमें, हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये 2 कहानियों पे आधारित हाँ, है ना? तो 2 कहानियों पे आधारित है, और दोनों कहानियां बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को उन्होंने जोड़ा और उसको एक फिल्म स्क्रिप्ट के रूप में डाला। अच्छा। तो उसमें 2 जो अलग अलग कैरेक्टर हैं ना, वो एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। और जो मेन कैरेक्टर हैं वो है एक क्या बोलते हैं उसे, फाइटर, जो लड़की को वो करता है, जी हाँ, जी एक तो उसके हस्बैंड और वाइफ, हाँ, हस्बैंड वाइफ जो हैं वो हैं, हाँ, और एक जो उन्हें किल करता डाकू है, जो, और एक वो देखने वाला होता है, एक डकॉइट जो है ना? हाँ। तो डाकू जो है, डाकू अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और उसका पति, उसको क्या बोलते हैं जो ये जापानीज फाइटर होते हैं, जो समुराई, तो वो समुराई होता है, हाँ, वो अपनी पत्नी को लेके जा रहा होता है जी। तो इस तरह से चीज़ें मतलब आगे बढ़ती हैं, कहानी बढ़ती है। तो मैंने समुराई वाला रोल किया था। अच्छा। वो बहुत ही चैलेंजिंग था। डाकू के तो एक्शन बहुत ज़्यादा थे, जी। समुराई के एक्सप्रेशन बहुत भयंकर थे। तो वो कोशिश मतलब हमने की थी। हाँ। और उसमें भी डबल कास्टिंग हुई थी। हाँ। अच्छा, है ना? हाँ, मतलब 2 शो मैंने किए थे। अच्छा। तो एक कास्ट ने किए थे, 2 शो दूसरी कास्ट ने किए थे, क्योंकि एनएसडी में डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही होता है। ठीक। तो इस तरह से मतलब वो काम हुआ था। तो वो ये है कि अगर हम किसी विदेशी फिल्म को या भारतीय फिल्म को भी नाटक के लिए, स्टेज के लिए अगर हम एडेप्टेशन करना चाहते हैं, देखिए फिल्म में तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, कैमरा है, कहीं भी आप जा सकते हैं, टाइम में भी, स्पेस में भी, है ना? बहुत जल्दी वेरिएशंस आ सकते हैं उसमें। लेकिन थिएटर, जब स्टेज पे आप काम करते हैं तो उसमें टाइम एंड स्पेस का इतनी जल्दी क्विक चेंज या मतलब वेरिएशंस नहीं आप दे सकते हैं। तो वो आपको अगर बहुत ज़रूरी है तो आपको डायलॉग के माध्यम से उन सारी बातों को कहना पड़ेगा, जो कि हम सारी बातें दर्शकों को बता सके, मतलब दर्शकों को पता लग सके। तो उस एडेप्टेशन में, जो स्टेज के लिए एडेप्टेशन है, उसमें डायलॉग ओरिएंटेड वो पूरा का पूरा आपका स्क्रिप्ट बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके विजुअल्स हैं उसमें, फिल्म में बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स, उसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टेज पे। सिर्फ डायलॉग से तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की चीज़ें हैं और कैसे की जा सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर एज वेल एज द एडेप्टर जो एडेप्टेशन कर रहे हैं। तो उसको तो उसके बाद ही मतलब विचार किया जा सकता है। दोनों आपस में विचार करें कि इसको कैसे हम प्रभावशाली बनाएं, कि फिल्म जितना प्रभाव भले ही ना दे पाए, उसका कम से कम 60% तो दे। तो ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वाइस वर्सा, अगर आप मतलब स्टेज प्ले को फिल्म के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, वो अडेप्ट कर रहे हैं, तब तो आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आजकल जो यंग जनरेशन है वो फिल्म से ज़्यादा होती है, और वो सोचते हैं चलो इससे फिल्म को अब हम थिएटर में लेके आते हैं। तो वो मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने, क्योंकि रोशन का आपने जो बताया कि उन्होंने किस तरह से 2 स्टोरी को एक में पिरोया, फिर उसे तैयार किया, स्टेज पे उसे उकेरा, उस तरह से बनाने की कोशिश की। क्योंकि बहुत सी बार होता क्या, सिनेमा में तो अलग चीज़ें आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी बॉलीवुड की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब फिल्मों में कैसे आना स्टार्ट हुआ आपका? फिल्मों में आना तो ऐसे हुआ कि मैं 1984 में पास आउट हुआ एनएसडी से। तो पास आउट होते ही हमारे यहाँ, मतलब उस वक्त, मतलब जब हम 3rd ईयर में पढ़ रहे थे, तो हम लोग नाम का सीरियल, मतलब उससे पहले भी सीरियल आ चुके थे दूसरे नामों से, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग पहला सबसे बड़ा सीरियल था वो जो कि दूरदर्शन में आया था, और उसने मतलब पूरे देश को बांधा हुआ था। जो अन्य भाषाओं के लोग थे ना, नॉन हिंदी वाले, वो भी उसको देखा करते थे, और इसमें पकड़ थी, है ना, अपने ढंग की पकड़ थी। तो क्या था कि जब मैं निकला तो मुझे कुछ ऑफर्स मिले, है ना। तो मैंने सबसे पहले तो काम किया उत्तराखंड में आके, और उत्तराखंड तब तक बना नहीं था, यूपी था। तो मैंने उन जगहों में काम किया जहाँ पे थिएटर नहीं के बराबर था। स्कूल कॉलेज में कभी कभी वैसे हो जाता था फंक्शन के टाइम में। तो उन जगहों को मैंने चुना, जैसे सबसे पहले उत्तरकाशी, उसके बाद कोटद्वार, फिर तीसरे नंबर पे पुरानी टिहरी जो डूब चुका है अब, चौथा गोपेश्वर, 5वां श्रीनगर गढ़वाल, जहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इन 5 जगहों को मैंने लगभग 1-1.25 साल में मैंने 5 वर्कशॉप किए। थोड़ा सा गैप देता था, उसके बाद फिर 1.5 महीने का, 1 से 1.5
2 महीने तक भी कहीं कहीं लगते थे, कहीं ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो पहले 3 वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा जी। मतलब लड़कियों को लाना तो इतना मुश्किल हो जाता था कि लोग कहते थे कि अरे आपको इस जगह का मालूम नहीं, कैसी जगह है, यहाँ पे लड़कियों का संभव ही नहीं कि वो मंच पे आएँ और एक्टिंग जैसा काम करें। तो मैंने पेरेंट्स को मतलब कन्विंस किया, उनके साथ झगड़ा भी किया। कई तो अच्छे अच्छे मतलब बड़े समझदार लोग थे, इवन 1-2 तो प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, तो उनके साथ भी मतलब बातचीत होती थी। मैं कहता था कि नहीं, इसी वातावरण को हम लोग ठीक करेंगे और आप कुछ ही दिनों के बाद देखिएगा कि वातावरण कितना बदल जाएगा। और इसने पूरा का पूरा जो हमारा ये 5 वर्कशॉप हुए और उसके कुछ समय के गैप के बाद, कुछ वर्षों के गैप के बाद फिर मैंने 5 अन्य जगहों में, जिसमें फिर कुमाऊं भी कवर किया हमने, रुड़की भी कवर किया, और देहरादून में हम तब बाद में आए। देहरादून ऐसे नहीं कि पहले पहाड़ों पे कवर करने के बाद तब फिर देहरादून और ऐसी जगहों में आए। तो वो इसलिए कि हम उन जगहों में काम करें जहाँ थिएटर के शुरुआत की या नई अप्रोच की उनको ज़रूरत है। अच्छा। मतलब एक मतलब मॉडर्न नज़रिए की प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। वरना रामलीलाएं तो हर जगह होती हैं, अपने ढंग से वो नाटक करते हैं। फोक थिएटर भी होता है, जैसे चक्रव्यूह, मकरव्यूह का आपने नाम सुना होगा। जी। फिर बगडवाली और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर पत्तर नाम का जो है ना हमारे यहाँ गढ़वाल में कम से कम, तो वो भी पत्तर मतलब मुखौटे वाला, तो मुखौटे वाला भी उन्होंने अलग से अपने स्क्रिप्ट्स बनाई भी होती हैं, इम्प्रोवाइज करते रहते हैं उन्हें। फिर बहुत सारी कहानियाँ हैं जी, लेजेंड्स हैं, है ना जी, क्या बोला जाता है, बैलड्स हैं, हाँ बैलड्स हैं, है ना, जो गाने में हैं जी। तो वो भी हमने लिए, उनको भी नाटक में अडेप्ट किया। ठीक। और उनको नाटक बनाया हमने। नाटक उनकी फैमिलीज़ को हमने इन्वॉल्व किया। जो लोक कलाकार थे उनमें से एक का नाम, 2 का नाम तो मैं लेना चाहूँगा जी। शिवचरण जी, अच्छा जी, और उनकी पत्नी वचन दी, हाईली टैलेंटेड बोथ ऑफ देम, दोनों पति पत्नी थे। और उनके कुछ परिवार के अन्य सदस्यों ने भी हमारे साथ एक नाटक में काम किया। दूसरा एक नाटक था 5वें कटेत, अच्छा जी, है ना। तो दोनों में ही मतलब लोगों ने काम किया था, लेकिन 5वें कठैत में गिरिराज जी नाम के एक व्यक्ति थे, अच्छा जो कि वज्रा नाम के गांव के मयाली से आगे जाके वो गांव पड़ता है लोस्तु पट्टी में, अच्छा जी। तो उन्होंने उसमें काम किया और उनके साथ उनके सहयोगिनी भी थी, है ना। तो वो मतलब मेनली वो थे। पूरी कहानी जो उन्होंने सुनाई उसको हमने नाटक रूप में अच्छा ट्रांसफॉर्म किया और थोड़ा सा अपने ढंग से भी कुछ मतलब हमने सीन इम्प्रोवाइज किए। ठीक। डायरेक्ट मैं चूँकि कर रहा था तो म्यूज़िक भी अपने अलग ढंग से, उनका जो सुनाया हुआ था उसको अलग इम्पैक्ट के साथ दिया, जो कि ज़्यादा नाटकीय प्रभाव डालता था। ओके। आप खुद भी म्यूज़िक डायरेक्ट करते थे, बनाते थे उनके? नहीं, मतलब जब वो म्यूज़िक वाले वो लोग थे तो मैं तो उन्हीं का नाम देता था, वही सब कुछ। लेकिन अगर मुझे कुछ अपनी डायरेक्शन जो था कि इस हिसाब से मुझे चाहिए, हाँ, नाटक की दृष्टि से अगर वो ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, है ना, तो उसको हम कोशिश करते थे कि वो किया जाए। मैं आपको एग्जांपल सुना दूंगा उसके, तो सुना दीजिए सर, अभी सुना दीजिए। थोड़े से गैप के साथ मैं थोड़ी देर के बाद जी सुना पाऊंगा। तो अभी मैं ये कह रहा था कि ये जो एडेप्टेशंस हैं और लोक कलाकारों को भी शामिल करना अपने साथ में, तो उससे क्या है कि मतलब लोक कलाकारों को तो खुशी होती थी कि हम लोग देखिए बड़े नाटकों में, बड़े शहरों में जा रहे हैं जी, है ना। और कई नाटकों में शिवचरण जी और उनकी पत्नी ने काम किया हमारे साथ, उनके परिवार ने काम किया। इवन गरुड़ व्यू ये हमारा इंटरनेशनल फेस्टिवल में एक में हुआ। अच्छा। हाँ, 5वें कठैत और साधु नाम क्षेत्रपाल, ये भी जो भारत रंग महोत्सव होता है वो भी इंटरनेशनल फेस्टिवल ही है, उसमें हुआ ये दोनों नाटक। तो इस तरह से कई नाटकों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर मैंने विद्यासागर नौटियाल जी की 4 कहानियाँ की थी जी। तो उन 4 कहानियों में से एक कहानियों में वो बाकायदा स्टेज पे आते थे। अच्छा। हाँ, नौटियाल जी। हाँ, उसमें घसियारी का रोल उनकी पत्नी करती थी गाना गाते हुए, और वो पथिक का रोल, वो मतलब जो संदूक है ना, लोहे का संदूक छोटा, उसको अपने कंधे में लेके जा रहा है पथिक। अच्छा। और घसियारी गाना गा रही है, तब वो जवाब दे रहे हैं, है ना। तो ये बाजूबंदी ने कहा जाता है, तो बाजूबंद उसमें हुए। तो इस तरह से क्या है कि मतलब हमने फोक आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा और उनको अपने साथ इन्वॉल्व करके उन्हें एक नई मतलब वो दृष्टि भी दी। तो उनको भी थोड़ी मतलब एहसास हुआ किसी तरह की मतलब अचीवमेंट का, उपलब्धि का, और हमें तो हुआ ही हुआ, हम तो एनरिच हुए ही हुए। बिल्कुल। आज भी हम महसूस करते हैं कि हम उनके आभारी हैं। और दूसरे गिरिराज जी, तो इन
कुछ लोगों का नाम मैं भूल नहीं सकता। ओके सर, मैं जैसे आपने मुझे ये चीज़ कहा, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि काश उस वक्त मैं भी यहीं होता और मैं इसे देख पाता, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें आपने थिएटर के जरिए पब्लिक तक लेके आए। अब वो समय आ गया है जबकि हम फिल्म्स के जरिए या शॉर्ट फिल्म्स के जरिए ढूंढ रहे हैं अपनी स्टोरीज़ को। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आप इन स्टोरीज़ को या अपने इन प्लेस को इन नियर फ्यूचर हम आपकी डायरेक्शन में फिल्में देखें। इज इट योर प्लान? नहीं, देखिए जितने भी नाटक हैं उन सभी को पिक्चराइज तो किया जा सकता है, वो ज़्यादा आसान है ना, हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि नाटक करना थोड़ा अलग तरह की मुश्किलें हैं, उसमें बजट कम होता है, फिल्म में थोड़ा बजट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो आसान होता है बनाना, और उसमें वो वाली दिक्कत नहीं होती है जो एक्टर्स को एक साथ ट्रेन करना और सब कुछ करना। जी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि हम सारी चीज़ें संभव हैं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना कि जो बेसिक बात थी आपकी, वो ये निकली कि हमें दिक्कत होती है कि हमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी ऑफ स्टोरीज नहीं मिल रही है, वैरायटी ऑफ कंटेंट नहीं मिल रहा है। वो आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारे पास अथाह साहित्य है जी, शॉर्ट प्लेस का, शॉर्ट स्टोरीज का। वो हिंदी में है जी, अन्य भारतीय भाषाओं में है, और विदेशी जितनी इंपॉर्टेंट भाषाएं सब में अच्छी कहानियाँ लिखी गई हैं, और कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो अंग्रेजी में ज़्यादातर ट्रांसलेटेड है, तो वो कहानियाँ हम ले सकते हैं, उनको अडेप्ट कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि अथाह भंडारे हम ढूंढ नहीं पाएंगे जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हीरे मोती हमारे सामने हैं, थोड़ा सा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हम कंकड़ पत्थर क्यों बटोरें, क्यों उन पे काम क्यों करें हम? तो कंकड़ पत्थर आपके लिए प्रायोरिटी है या हीरे मोती जवाहरात? जी जी बिल्कुल। तो हीरे मोती जवाहरात चुनना ही तो है ना, हाँ, सिर्फ थोड़ी मेहनत उस पर कर लीजिए ना। तो ये बात आपकी सवाल का जो मूल वो था ना, सही वो उत्तर ये है। ठीक ठीक। एक और सवाल पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि मैंने मणिपुर में देखा रतन थियाम सर, वो भी NSDN हैं और आप भी NSDN हैं। उन्होंने अपने मणिपुर में, जैसे आपने देहरादून में किया, उत्तराखंड में किया, माफ़ कीजिएगा गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन पता नहीं क्यों जितना आपने इतना थिएटर में काम किया है, बट सर आपको वो चीज़ नहीं दी गई है। मैं चूँकि बहुत छोटा हूँ इसमें, और मैं एज अ थिएटर और नॉर्मल फिल्म मेकर के हिसाब से भी देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सर आप हमारे है ना, वैसे तो हम आपको, अरे श्री सर, अच्छा हम बाहर जाते हैं, अच्छा डोभाल जी को जानते होंगे, वो चीज़, बट सर गवर्नमेंट वे जब हमारा उत्तराखंड बना, और आप उससे पहले से ही काम कर रहे थे, सिंस 1984 से लेके 2000 में उत्तराखंड का बनना, तो तब तक तो आप शेलनेट की 10 खोल चुके थे, है ना, 10 शाखाएं हो चुकी थी। तो वाई दिस हैपन कि सर अभी भी 13 ईयर्स गुजर गए हैं, वाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिव इन दिस फील्ड, मतलब थिएटर को क्यों नहीं? हाँ, उत्तराखंड बने हुए तो लगभग 22-23 साल हो गए हैं, 23 साल, 22-23 साल हो गए हैं। हाँ जी सर। तो वो उसके पीछे मतलब उनकी अपनी विजन हो सकता है, अपनी समझ हो सकती है, और शायद मेरी कमी भी हो सकती है कि मुझे वहाँ उनसे जाके मिलते रहना चाहिए, क्योंकि जो सामने रहता है ना उस पर ध्यान जाता है। वरना क्या होता है कि अब जैसे वीना भट्ट जी हैं जी, तो वो मुझे जानती हैं, मानती हैं, मेरे काम को भी रिकॉग्नाइज करती हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है ना तो सरकार के निर्णय होते हैं, और ये कई बार इसमें ना मतलब उसमें जिम्मेदार होते हैं, कल्चर मिनिस्टर भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी जिम्मेदार होते हैं, वो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। अभी तक अवार्ड्स नहीं हुए हैं थिएटर के लिए, और अभी तक कोई स्टेट अवार्ड्स नहीं है म्यूजिक के लिए, कोई थिएटर अवार्ड्स नहीं है, फोक म्यूजिक के लिए नहीं है, फोक आर्ट्स के लिए नहीं। फोक आर्ट्स के लिए इन्होंने फोक आर्टिस्ट के लिए कुछ पेंशन वगैरह का तो किया है प्रावधान, लेकिन अवार्ड्स का अभी तक नहीं। क्यों नहीं है भाई? 23 साल में आप अवार्ड नहीं दे सकते? अरे आप पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ एक मेमेंटो जो होता है ना वो ही पकड़ा दें, एक शॉल दे दें, उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये जो सोच की दरिद्रता है, ये दरिद्रता क्यों है? तो मेरा प्रश्न कल्चर मिनिस्टर से भी है, कल्चर डिपार्टमेंट से भी है, और जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस से, बीजेपी से, पुराने और आज तक के, वो क्यों नहीं सोच पाए, या हमें जाके ही मतलब उनको खटखटाना पड़ेगा? जी। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, ये उनकी ड्यूटी भी बनती है। मैंने एक मैं और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, कल्चरल पॉलिसी,
मैंने 2001 में 2000 में बना था जी उत्तराखंड जी 2001 में तय किया कि हम लोग मैं मतलब उसको कल्चरल पॉलिसी को ड्राफ्ट करूंगा। जी तो मैंने सिर्फ अपने अपने मैं की बात नहीं करी, बल्कि हमने उत्तरकाशी से लेके जी पिथौरागढ़ तक बीच बीच में कुछ शहर छोटे भी हमने सेमिनार्स किए। अच्छा। और सेमिनार में लोगों को कहा कि ऐसे ऐसे कल्चरल पॉलिसी हम लोग सरकार को सजेस्ट करने जा रहे हैं, जी तो आप कृपया अपने विचार दें। जी तो हालांकि लोगों के पास बहुत बड़ा विजन या एक्सपोजर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समझदार लोगों ने कुछ अच्छी बातें बताई, जी तो हमने वो भी शामिल करी और कुल मिला के मतलब मुझे ही ज़्यादातर उसको करना पड़ा। तो 2002 में जी अगस्त की बात है, 5 अगस्त मेरे ख्याल से, तो 5 अगस्त को मैंने ये प्रस्तुत किया। पहले मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची, जी उन्होंने अपने जो प्रमुख सचिव थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप इनसे बात करिए, इस बारे में जो भी हो सकता है वो करिए। जी तो प्रमुख सचिव ने मुझे एक दिन तो टाल दिया, अगले दिन मुझे फिर टाइम दिया और कहा कि आप इतनी देर में अपनी बात ख़त्म करेंगे। उसके बाद में वो लगभग 1.25 घंटे तक मेरे से बातचीत करते रहे और उन्होंने एक एक सेंटेंस सुना। वो जो मेरे पास 15-16 जो पेजेस थे, बड़े पेजेस, फिर वो सुना और उसके बाद आप यकीन करेंगे कि 1.5 पेज का एक पूरा का पूरा जो है ना ऑर्डर्स उन्होंने किए कि अब ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ओके। ये बात है 6 अगस्त 2002 की। कहाँ गई वो? अच्छा, वो खत्म हो चुकी नहीं, है। कल्चर मिनिस्ट्री भी है इनकी, या जो डिपार्टमेंट है, कहाँ गया वो? गायब हो गया सब। मतलब गायब ही हो गया। उनके ऑर्डर्स कहाँ हैं? जी वो मैंने कहा एक बार निकालिए, तो निकाल कहीं गए तो नहीं होंगे। हाँ, वो फाइल्स में लेकिन निकाल के आप वो पढ़िए तो सही उसको कि 2002 में क्या लिखा गया था, किस तरह से अप्रिशिएट किया गया था। हालांकि 2002 और अब 21 साल और हो चुके हैं, तो मैं उसको फिर से मॉडिफाई करूँगा, है ना, मॉडिफाई करेंगे और थोड़ा सा अपडेट भी करेंगे जी। बट इस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे म्यूजिशियंस, बहुत सारे कलाकार खो दिए इस चक्कर में, और खास तौर से कल्चर डिपार्टमेंट ने, या कह लीजिए उत्तराखंड में, क्योंकि हम लोग कल्चरली रिच हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ भी कल्चरली रिच माना जाता है, मणिपुर माना जाता है, हिमाचल माना जाता है, हमारा भी बहुत कल्चरली रिच था। और मैं था इसलिए कहूँगा क्योंकि वो चीज़ें जैसे आप उठा रहे थे उस वक्त जब स्टार्ट हो रहा था, हमारा उत्तराखंड बना था नया, तो हमने सोचा था कि हमारी कहानियाँ, जो पहाड़ों की कहानियाँ जो वहीं तक सीमित हैं, वो अब हमें देखने को मिलेंगी, हम सुनेंगे, हम यहाँ पे रोज़ कल्चरली नाइट्स होंगी, बट समहाउ वो है ही नहीं, गायब हो गए। देखिए, वो ताल वाले थे एक, मुझे अभी मैंने आपसे जिक्र किया ना कि एक रंगमंडल यहाँ खुला था। रंगमंडल को ये सारे काम करने चाहिए थे, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स इनको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे सुझाव मिल जाएंगे, है ना। और जैसे आपने कहा कि रतन थियम साहब को इतनी बड़ी रिकॉग्निशन मिली, वो भी वहीं से पढ़े थे, हम भी वहीं से पढ़े हैं। हालांकि हम तो उनके डायरेक्शन में काम भी कर चुके हैं। मैं उनके डायरेक्शन में एक लीड रोल कर चुका हूँ, अंधा युग में अश्वत्थामा का रोल। अच्छा, ओके, फर्स्ट कास्ट। तो ये हमने कई जगह शोज किए, मणिपुर, इम्फाल में, अच्छा, गुवाहाटी में और दिल्ली में। उसके बाद और कई जगह के मतलब वो थे, लेकिन स्टूडेंट होने की वजह से ना हमारी क्लास हर जगह नहीं जा सकती थी। फाइनल सेमेस्टर था हमारा, छठा सेमेस्टर जी, 3rd ईयर में, तो वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन जो मुझे जो वो नहीं मिला, उसके पीछे मैं भी कसूरवार हूँ। मैंने थिएटर को कमर्शलाइज नहीं किया, प्रोफेशनलाइज नहीं किया। अच्छा, मैं वर्कशॉप करता रहा, इसका प्रोपोगेशन पे मैंने जोर दिया। पूरा फोकस जो था मेरा, प्रोपोगेशन ऑफ थिएटर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे। तो हमारे ग्रुप, हमारे ग्रुप शैलनट ने खासतौर से कुछ जगहों के, जैसे श्रीनगर वाले हैं, रुड़की वाले हैं, और यहाँ वाले हैं, क्या नाम, रुद्रपुर वाले, हल्द्वानी वाले, ये बच्चों के वर्कशॉप करते थे, बच्चों के नाटक करवाते थे, स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन करते थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके उनके स्कूलों के साथ काम करते थे। तो हमारे ग्रुप शैलनट ने हमेशा काम किया, और मैं फाइनली मुझे बुलाते भी थे वो लास्ट डेज में। तो हमारे ग्रुप में इतना काम किया है, तो वो प्रोपेगेशन का काम ज़्यादा था। हमने कई हज़ार टीचर्स को इन्वॉल्व किया है, मेल एंड फीमेल टीचर्स को, और बहुत सारे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जो कि बाद में, मतलब पहले तो स्टूडेंट थे, बाद में वो बहुत जिम्मेदार पोस्टों पे पहुंचे हैं। और कई तो बड़े नामी लोग हैं, कई तो विदेशों में हैं, कई साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो सबका जिक्र करना तो अभी गैर ज़रूरी है। लेकिन फिर भी यह है कि हमारा प्रोपेगेशन पे, या मेरा कहिए प्रोपेगेशन पे, यानी प्रसार पे ज़्यादा जोर था। अपने आप को प्रोजेक्ट करने पे उतना नहीं था। मुझे NSD के हमारे डायरेक्टर आए हैं, प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी, तो हमारे गुरु भी रहे हैं, और उन्होंने बहुत कुछ मतलब
हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए किया है, उन्होंने भी और दूसरे टीचर्स ने भी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि श्रीश तुम पूरे देश में घूमते बहुत हो जी, पूरे देश में घूमो, अलग अलग भाषाओं में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने ना या 5 महीने तुम एक जगह बेस करके वहाँ से काम को अच्छा प्रोजेक्ट करो पूरे देश में या विदेशों में जी। वो चीज़ मैंने नहीं की। हालांकि मुझे रेपर्टरी ग्रांट मिली थी, लेकिन उसका भी सही ढंग से उपयोग में 5 साल ली मैंने, क्योंकि उसमें भी कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हालांकि मतलब मुझे 5-5.5 लाख पर ईयर मिले, उसके बाद वो शायद 13-14 लाख पर ईयर हो जाते। लेकिन मैंने वो छोड़ ही दिया। तो आप देखिए कि कई बार कई मेरे निर्णय गलत रहे, जिसमें कि अगर मैं कंटिन्यू करता तो थिएटर का फ़ायदा होता। मेरा फ़ायदा कितना होता वो तो बात की बात है जी, लेकिन थिएटर का फ़ायदा होता। और चूंकि मैं तो आपको मालूम है कि मैंने मिशन की तरह से काम किया है। और दूसरी बात क्या है कि मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत, आपने कोई सवाल नहीं किया, मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने कोई शादी नहीं की अब तक। अच्छा, ये मैं भी नहीं जानता था ना सर। मैंने विवाह नहीं किया है, ना मेरे कोई बच्चे हैं। अच्छा, तो मेरी कोई जिम्मेदारियां ही नहीं है। मेरे लिए थिएटर करना ही सबसे बड़ी। तो आप टोटल मिशनरी हो गए। हाँ, असली तो मिशनरी ही हूँ, है ना। जैसे प्रचारक होते हैं ना किसी एक पंथ के, जी बिल्कुल, है ना, या मतलब किसी भी एक विचार के, जी जी, तो मैं उस तरह से रहा हूँ। और लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि थिएटर भी मैं कुछ अच्छा थिएटर करूँ जी, और फिल्में भी अच्छी बनाऊँ। मुझे फिल्म के लिए बहुत बड़ी फंडिंग ऑफर्स तो हैं जी, लेकिन वो हाथ में आ जाए तब जाके मैं काम शुरू करूँगा ना। बड़ी फंडिंग है, राइट, लेकिन एक बार हाथ में आ जाए तब तो मैं काम शुरू करूँगा। और कुछ मैं बड़े नाटक भी करना चाहता हूँ। मेरा विचार है कुछ पॉलिटिकल नाटक भी मैं करूँगा, बहुत जरूरी और कुछ मैंने अच्छे नाटक किए हुए हैं उनको मैं दोबारा रिवाइव करना चाहता हूँ। बट आई नीड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट अगर कहीं से मिल जाए तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ढंग से प्रोजेक्ट भी होंगी और उनका रिजल्ट भी निकलेगा। बल्कि अगर मुझे कुछ अच्छा वो सपोर्ट मिल जाए तो मैं म्यूज़िकल प्ले हिंदी में डांस के साथ करके पूरे मतलब कई देशों में भी जा सकता हूँ। और इसमें ICCR भी मदद कर सकता है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। चीज़ और बताइए कि जैसे आप यंग जनरेशन को देख रहे हैं जी, तो इनमें आपको वो क्या चेंजेस दिख रही है जी? अब आपने इतने सालों से काम कर रहे हैं और कहीं तो जनरेशन आपके हाथों से निकल चुकी है आगे, जो इस टाइम जैसे अभी आपने बताया कि नाउ दे आर ऑन बिग पोस्ट, कुछ लोग बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग थिएटर अपना चला रहे हैं। तो अब जो जनरेशन आई है जो कि मोबाइल वाली जनरेशन है जिससे सब कुछ परोसे हवा मिल रहा है, इसमें वो डिसिप्लिन और वो डेडिकेशन है या व्हाट इज़ द, मतलब एक्टर तो बनना चाहते हैं, वो आप देख रहे होंगे लड़कों में? देखिए अगर आप लड़कियों में जनरल व्यू के साथ देखें तो वो एकदम से तो आराम से तो नहीं मिलता है जी, लेकिन अगर आप काम करते हैं, काम करना शुरू करते हैं और आप खुद सिस्टमेटिक हैं, आपको भी सिस्टमेटिक होना पड़ेगा ना उसमें जब आप काम कराएंगे, और आप अच्छे ढंग से काम करा रहे हैं और स्टूडेंट को हर दिन लग रहा है कि हम कुछ ग्रो कर रहे हैं, हमें कुछ और ज़्यादा कुछ आ रहा है, वी आर गेटिंग एनरिच्ड डे बाय डे, तो आप देखिए उनमें कितना उत्साह आता है। तो दे बिकम मोर सिंसियर, दे बिकम मोर ओबीडियंट, और क्या कहना चाहिए कि मोर क्रिएटिव और मोर डिसिप्लिन्ड ऑल्सो। तो पहले हमें डिसिप्लिन्ड होना है, तब उनको डिसिप्लिन मतलब कर देखने की हम उम्मीद कर सकते हैं। सही। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है। दूसरी बात यह है कि जनरली हर आदमी जो है ना, इतनी शॉर्टकट में चीज़ें मिलने लगी हैं, गूगल सर्च में आप बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं जो पहले हमें बरसों तक इंतज़ार करनी पड़ती थी, या लोगों से कोई वाणी सुन ली और उसे ही हम मन में कई बार रिपीट करते थे कि उन्होंने ये कहा है उस चीज़ के बारे में, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आज की स्थिति में फ़र्क तो है, लोगों में पेशेंस थोड़ा सा कम हो गया है, वो चाहते हैं जल्दी क्विक रिजल्ट चाहते हैं, जैसे होता है ना फास्ट फूड की तरह होने चाहिए। लेकिन उनकी अपनी ज़रूरत है, उनका अपना समय है, तो हम उन्हें किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रोसेस में उनको सीखना, क्योंकि सीखने के लिए तो आप फास्ट फूड की तरह खा के फटाफट भाग नहीं सकते हैं ना। जी। तो अगर आप वो तरीका उनको सिखा देते हैं कि किस तरह से आप स्लोली एंड स्टेडीली आप काम करेंगे, और काम करने के बाद आप ज़्यादा बेहतर ढंग से एनरिच होंगे, आप ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे और ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, तो वो भी काम करेंगे उसी तरह से। बशर्ते हमें अपनी अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ेगी। इट शुड बी मोर इम्प्रेसिव टुवर्ड्स अस। हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है अपने लिए भी और उनके लिए भी।
और डिसिप्लिन तो बिना डिसिप्लिन के तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते। हाँ, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा। यंग जनरेशन के लिए डिसिप्लिन होना बहुत हाँ, नहीं यंग नहीं, मतलब ओल्ड एनीबॉडी, हाँ, सबके लिए ही। ठीक, पुराने वाले भी आते हैं, हाँ, तो कई बार पुराने लोग भी उतने डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो उनको डिसिप्लिन, अगर आपका एटमॉस्फेयर है ना, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन है तो उनको होना ही पड़ेगा। दे आर बाउंड टू बी डिसिप्लिन, है ना। ठीक, तो ये ज़रूरत है उनकी। मैं इस नोट के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दून फिल्म स्कूल की तरफ से। मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। देखिए मेरी जवान भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि आप सच में सर, मैं जब मैं थिएटर करता था मैं आपसे मिलना चाहता था। समहाउ पता नहीं क्यों, चूँकि आप, मुझे नहीं पता था आप ऋषिकेश और पहाड़ों में ही रहते थे, शैलनेट नाम सुनता था और आपसे मुलाकात करने का मन करता था। और इत्तेफाकन आपके साथ मेरे 2 नाटक हुए हैं, लेकिन मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। आपको दर्शक दीर्घा में बैठे हुए देखा मैंने, आपके पैर छुए, आपने भी आशीर्वाद दिया और आप चले गए। उसके बाद फिर मैं चला गया SRFTI। तो जैसे मुझे सर का ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उम्मीद है आप लोगों को भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच सर, एंड प्लीज़ अभी मुझे ना मत कीजिएगा प्लीज़। नहीं, ये तो मैं बिल्कुल किसी से भी अपेक्षा नहीं करता हूँ। सभी साथियों को, युवा साथियों को विशेष रूप से मैं नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आइए, आप जो कुछ हमने किया है ना, उससे और आगे जाइए, स्लोली एंड स्टेडीली, पूरे पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप काम करिए। आप हमसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, हमसे ज़्यादा आगे जाएंगे आप। शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक नए शख्सियत के साथ। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ हमारे इन दर्शकों से कह दीजिए कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो इनके कहने पे नहीं, मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ आपसे, और हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ देख रहे हैं, ये जो दून फिल्म स्कूल के जो टॉक्स हैं, सिने टॉक्स, उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, आपके दोस्त आपके आभारी होंगे और आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।